Hello and welcome to the BSc Part First स्टूडेंट्स। आज मैं आपको केमिस्ट्री के पेपर थर्ड अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री की जो ठोस अवस्था यूनिट है उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ये अपना पार्ट फर्स्ट रहेगा। कल मैं इसका आगे पार्ट सेकंड भी आपको डालूंगा। ठोस अवस्था में जैसा कि अपन जानते हैं, इसमें अपन अपने सिलेबस के अंदर इंट्रोडक्शन है ठोस अवस्था का। जैसे पदार्थ की तीन अवस्था आता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर क्रिस्टलों के स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर इसके सिमेट्री एलिमेंट्स मतलब सममिति के तत्व क्या होते हैं बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रैग इक्वेशन एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा हमने आपको पढ़ाई थी, क्लास में प्रूव किया था, ये भी पढ़ाएंगे। और कार्बन के अपर रूप जो हीरा और ग्रेफाइट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इंट्रोडक्शन सेक्शन में, पदार्थ के तीन भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैस में अणु दूर दूर होते हैं, एक दूसरे में कम इंटरेक्शन होता है, न के बराबर इंटरेक्शन होता है। पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था है, अपेक्षाकृत अणु पास पास होते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, ठोस अवस्था में अणु बिल्कुल पास पास होते हैं और अणुओं की एक नियमित व्यवस्था, जैसे आप देख रहे, देखो द्रवों में अणुओं की नियमित व्यवस्था नहीं है, डिजाइन नियमित नहीं दिख रही आपको। जबकि ठोस के अंदर देखो कि अणु नियमित रूप से व्यवस्थित दिख रहे हैं। अर्थात ठोसों में अणुओं की एक निश्चित और नियमित ज्यामिति होती है और वो दीर्घपरासी होती है। दीर्घपरासी का मतलब होता है कि सेंटर से किसी भी दिशा में जाओ, इनके अणुओं की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। ठोसों की परिभाषा डेफिनेट शेप, वही निश्चित आकृति होती है इनकी, निश्चित द्रव्यमान होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, कठोरता होती है, रिजिड होते हैं। पार्टिकल हेल्ड क्लोजली बाय स्ट्रॉन्ग इंटर मतलब इनके अणु आपस में प्रबल अंतराणु आकर्षण बलों द्वारा आकर्षित रहते हैं। और फिक्स पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, अणुओं की एक नियमित और निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। ठोस दो तरह के होते हैं। ठोस दो तरह मैंने आपको बताया था, एटॉमिक अरेंजमेंट और बॉन्डिंग एनर्जी को अगर देखें तो एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों को अंग्रेजी में एमोर्फस कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं? जिनमें अणुओं की नियमित ज्यामिति होती है, रेगुलर मैनर में व्यवस्थित होते हैं, पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अच्छे से बना होता है। क्रिस्टलाइन लेटिस होता है। क्रिस्टल लेटिस के अंदर सॉलिड फिगर में डेफिनेट ज्योमेट्री शेप होता है, शार्प एज होते हैं इनके, फ्लैट फेसेस होते हैं मतलब समतल पृष्ठ होते हैं, और शार्प एज मतलब तेज किनारे होते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑर्डर होता है, अरेंज यूनिट्स होती है, डेफिनेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित गलनांक होते हैं। हमने आपको समझाया था नमक का गलनांक 1073 केल्विन, निश्चित गलनांक होते हैं। एनिसोट्रॉपी शो करते हैं ये, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर बैंड बनाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है NaCl और सीजियम क्लोराइड इसके उदाहरण। एमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, ये वास्तव में ठोस होते ही नहीं। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोसों में एमोर्फस का मतलब होता है शार्पलेस, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, हैफाजर्ड मतलब अनियमित व्यवस्था होती है एटम की मॉलिक्यूल में। अक्रिस्टलीय सॉलिड कहलाते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं इनको, ये अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव कहते हैं। उनकी कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती। आइसोट्रोपिक इनका नेचर होता है, विषमदैशिकता। आइसोट्रोपिक समदैशिकता, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन बैंड नहीं बनाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके कांच, रबर, प्लास्टिक, इसके बहुत अच्छे एग्जांपल है, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास के अंदर। क्रिस्टलीय संरचना के बारे में बताएं, कितनी तरह की क्रिस्टलीय संरचना होती है? आयनिक
क्रिस्टल, सहसंयोजक, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, ये 4 तरह की क्रिस्टल संरचना अपने कोर्स में है। आयनिक क्रिस्टलों के बारे में बताया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जब भी हमको आयनिक क्रिस्टल पढ़ने हो, NaCl का एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखना, हमें सारी बातें समझ में आएगी आयनिक क्रिस्टल कैसे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर धनायन और ऋणायन के बीच में अधिक आकर्षण बल होता है। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में ये धातु के क्या कहते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर इनको पिघाला जाए, मॉल्टन स्टेट मतलब इनको पिघाला जाए, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। पैकिंग ऑफ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट, डिफरेंस इन साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन। 2 तरह के होते हैं, AB और AB2 टाइप। सहसंयोजक क्रिस्टलों के बारे में बताएं। सारे जो बिंदु होते हैं इसके अंदर, लेटेस्ट पॉइंट मतलब जालक बिंदु होते हैं, वो उदासीन बिंदु होते हैं। अणुओं के बीच में और परमाणुओं के बीच, अणु में परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बन होता है, कठोर होते हैं, उच्च गलनांक होता है। पुअर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसमें धातुओं में चालकता कम होती है। बहुत अच्छा एग्जांपल है 2, ग्रेफाइट और डायमंड, हीरा और ग्रेफाइट, ये अपने कोर्स में भी है। आणविक क्रिस्टल, इसमें जालक बिंदु के ऊपर उदासीन अणु होते हैं। वंडरवॉल फोर्स द्वारा ये अणुओं के बीच में आकर्षण होता है, बहुत मुलायम होते हैं, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनमें विद्युत चालकता बहुत ही कम मात्रा में लिखी थे। धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल समझने से पहले किसी भी धातु को अपने दिमाग में रखें तो धात्विक क्रिस्टलों के बारे में अपन बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। सभी धात्विक क्रिस्टलों में लेटेस्ट पॉइंट मतलब जालक बिंदु धनावेशित धातु आयन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। मुलायम भी होते हैं धात्विक क्रिस्टल और हार्ड भी होते हैं और इनकी बहुत तन्न क्षमता ज्यादा होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है और ये गलाए जा सकते हैं। मिलायबिलिटी, डक्टिलिटी, इनमें ये सारे गुण होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल रिमेन्स डिलोकलाइज ओवर एंटायर क्रिस्टल, हाई इसकी डेंसिटी होती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है मेटल के ऊपर, वो डिलोकलाइज पूरे मेटल के ऊपर, सतह के ऊपर डिलोकलाइज होते हैं। धात्विक चमक होती है, इनकी चादर बनाई जा सकती है धातुओं की, इनके तार खींचे जा सकते हैं। टेंसिलिटी, सब सारी बातें हमने आपको पढ़ाई भी थी, आज हम आपको वापस रिवाइज करा रहे हैं। सममिति के तत्व, क्रिस्टलों को समझने के लिए बच्चों सममिति को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि सममिति समझ में आएगी तभी क्रिस्टलों में कितनी सममिति के तत्व होते हैं ये अपन समझेंगे। हमने आपको क्लास में भी बताया था, आज वापस बता रहे हैं। सबसे पहले सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र और सममिति का अक्ष, ये 3 सममिति के वो बातें हैं जिसके आधार पर हम क्रिस्टलों की क्रिस्टलीय संरचनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक घन क्रिस्टल ले लिया, एक घनीय क्रिस्टल लिया। एक घनीय क्रिस्टल में हमने पढ़ाया था, मैं आपको वापस भी आज बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से, कि आयताकार सममिति के तल तत्व इसमें 3 हैं। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब विकर्ण सममिति के तत्व इसमें 6 हैं। सममिति के अक्ष 4 फोल्ड मतलब 90 डिग्री की घूर्णन वाले सममिति के अक्ष इसमें 3 हैं, वही एक्स, वाई और जेड। 3 फोल्ड का मतलब होता है 120 डिग्री से घुमाने पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आता है, ऐसे तत्व 6 हैं। और 2 फोल्ड मतलब 180 के घूर्णन वाले 6 हैं। और इसमें केंद्रीय सममिति तत्व, सममिति का केंद्र 1 है। कुल मिला के अगर अपन बात करते हैं घनीय क्रिस्टल में 23 सममिति के तत्व हैं। ये मैंने आपको सारे डायग्राम बनाकर आपको क्लास में समझाए थे, आज वापस बता रहा हूं। एक एक को बात करते हैं। ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, आयताकार सममिति के तत्व, एक ऐसा तल जो इस पूरे क्रिस्टल को 2 भागों में बांटता है, सममिति का तल कहलाता है। ये आयताकार सममिति का तल, एक इस तरह से काटा, दूसरा इस तरह से काटा, तीसरा इस तरह से काटा। विकर्ण सममिति के तत्व,
ये देखो इन्होंने बताया इस तरह से, क्योंकि इसके जो कोर है मतलब किनारे हैं, टोटल किनारे 4, 8, 12 है, तो 12 के आधे डायगोनल 6 सममिति के विकर्ण सममिति के तत्व हुए। सममिति का अक्ष ये देखो, सबसे पहले चतुर्फोल्ड 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब C4 वाले तत्व है। ये 3 है, कौन कौन से? एक एक्स एक्सिस दिख रहा है, दूसरा आपको दिखेगा वाई एक्सिस, और तीसरा अंदर से बाहर आता हुआ Z एक्सिस। 3 सममिति। ये सममिति के अक्ष है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब C3 वाले सममिति का अक्ष। ये 4 है। ये 4 कहां पर है मैं आपको बताऊं। एक सममिति का अक्ष जो पीछे के कोने से आगे के कोने पर निकल रहा है बाहर, इससे अगर 120 से घुमाया जाए, मॉलिक्यूल डिग्री से घुमाया जाए, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आता है, तुल्य संरचना आती है। क्योंकि इस पूरे घन के अंदर 8 कोने हैं और विकर्ण वाले कोनों के बीच में निकलता हुआ अक्ष है, इसलिए 8 कोने हैं, तो 4 कुल मिला के सममिति के 3 फोल्ड एक्सिस हुए। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये 6 है। ये कहां पर है? आमने सामने वाले किनारों के बीच में से निकलने वाला अक्ष। चूंकि ऐसी ऐसी भुजाएं घन के अंदर 12 है, इसलिए ये 2 फोल्ड सममिति अक्ष 6 हुए। ये 180 डिग्री से घुमाने पर मॉलिक्यूल का तुल्य विन्यास आता है, और सममिति का केंद्र ये 1 होता है। सममिति का केंद्र अणु के अंदर अगर उपस्थित है तो 1 होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स। घनीय क्रिस्टल कितने तरह के होते हैं? ये बच्चों 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले सिंपल, प्रिमिटिव कहते हैं, सबसे सरल, बॉडी सेंटर्ड मतलब काय केंद्रित, फेस सेंटर्ड मतलब फलक केंद्रित, एंड फेस सेंटर्ड मतलब आमने सामने की केवल एक सतह के ऊपर सममिति के अणु उपस्थित होते हैं, उसको एंड सेंटर कहते हैं। एक एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सबसे पहले सिंपल प्रिमिटिव। देखो एक घन बनाया है और घन के कोनों के ऊपर सममिति के तत्व है, क्या कहते हैं, अणु उपस्थित है, और कहीं अणु उपस्थित नहीं है, उसको सिंपल या प्रिमिटिव टाइप कहते हैं। ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर सभी के अंदर होता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ दूसरा एडिशन करते हैं तो दूसरे बन जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बॉडी सेंटर बीसीसी और इसमें सिंपल में सिर्फ इतना फर्क है कि जो सिंपल में है वो तो बीसीसी में है ही है। एक बॉडी सेंटर के अंदर बीच में एक और सममिति का एक और क्या कहते हैं अणु उपस्थित होने के कारण इसको बॉडी सेंटर कहते हैं। फेस सेंटर्ड एफसीसी सेल के अंदर जो सरल था वो तो है ही है, और प्रत्येक पृष्ठ या फेस के सेंटर में भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है, इस तरह इसको फेस सेंटर्ड कहते हैं। एंड सेंटर्ड अंत्य केंद्र। अणु के अंदर क्या होता है कि ये जो मेन सिंपल वाला सेल तो है ही है, इसके साथ में किन्हीं दो आमने सामने वाले पृष्ठों के केंद्र में भी अगर सममिति के तत्व उपस्थित है तो इसको एंड सेंटर्ड कक्ष कहते हैं। अब अपने आगे की बात आती है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक लैटिस। ये जो घनीय संरचना है उसके अंदर प्रत्येक जो यूनिट सेल है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में प्रति सेल प्रति एकक कोष्ठिका अणुओं की संख्या 1 होती है। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब में प्रति एकक कोष्ठिका अणुओं की संख्या 2 होती है। एफसीसी में प्रति एकक कोष्ठिका अणुओं की संख्या 4 होती है, और जो एंड सेंटर्ड है इसमें प्रति एकक कोष्ठिका अणुओं की संख्या 2 होती है। ये हमने क्लास में आपको सिद्ध भी कराया था, गिनाया भी था, और आज मैं आपको वापस ये सारी बातें रिवाइज कर रहा हूँ। ये एग्जाम के अंदर आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना। सबसे पहली बात की सिंपल क्यूबिक सेल पर यूनिट सेल अणुओं की संख्या 1 कैसे है, क्योंकि इसका कोने का जो स्थित अवयवी कण है यह 8 अपनी पड़ोसी एकक कोष्ठिकाओं का हिस्सा है, इसलिए एक कोष्ठिका में इसका हिस्सा 1/8 हुआ। प्रत्येक कोष्ठिका में 1/8 हुआ, और ऐसे ऐसे अगर 8
अवयवी कण